तो चलिए आज हम लोग समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कैसे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेते हैं हम लोग कैसे कैसे बाहर छोड़ते हैं, क्या क्या काम होता है, जितनी भी तरीके की बातें सबको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र, यानी हमारे शरीर के ऐसे अंग जो सांस लेने में हेल्प करते हैं, सबको एक मिला के बोल दो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। देखिए, शरीर के ऐसे ऑर्गन जो सांस लेने में हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक एक को बोलेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए, श्वसन से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। देखिए, हम लोग सांस खींचे अंदर तो क्या गई, ऑक्सीजन। हम लोग खाना पीना खाकर जो गए हैं अंदर, वो सब टूट फूट के आखिर में क्या बनता, ग्लूकोज। तो भैया जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये ग्लूकोज से मिलकर CO2 H2 ऊर्जा व ऊष्मा बनाती है। ऊर्जा प्लस क्या बनाती है, ऊष्मा। समझिए कि नहीं। तो यानी जो ऑक्सीजन आती है भैया, ये ऊर्जा और प्लस ऊष्मा दोनों का निर्माण करती है। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसमें हमें ऊर्जा व ऊष्मा दोनों मिलती है। यही कारण है कि जब आदमी मर जाता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है, तो उसके अंदर ऊष्मा नहीं बनती है। इस वजह से उसका शरीर कैसा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। बात आई समझ में। अब देखिए, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस अंदर ले जाना। तो हम लोग सांस जब अंदर ले गए तो इसे बोलते हैं इनहेलेशन। खींचे तो इन किए तो इनहेलेशन, और बाहर छोड़े तो एक्सहेलेशन। जैसे इनहेलेशन, बाहर छोड़े तो एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन किए तो कितनी सांस अंदर हवाई गई, ऑक्सीजन 21%, क्योंकि इन्वायरमेंट में जितनी गैसें सबको ले जाते हैं और जितनी ले गए उतनी ही छोड़ते हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 0.003% है ना, इतनी तो इन्वायरमेंट में पाई जाती है, इसको ले जाएंगे। लेकिन भैया ऑक्सीजन हम 21% लिए थे ना, तो 4% है ना यूज कर लेंगे, 17% छोड़ देंगे। तो एक बात बताओ भैया, अगर ऑक्सीजन आपने 4% यूज कर लिया तो 4% बढ़ा के छोड़ो ना, तो CO2 जितनी हम लिए थे लगभग 0% बढ़ा के छोड़ दिए, 4.6%। ठीक, नाइट्रोजन जितनी लिए थे उतनी ही छोड़ दिए, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं किया। अब हम लोग समझते हैं अलग अलग जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग हैं, यानी किसके द्वारा वो लोग सांस लेते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो विसरण विधि द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले, वो गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं वो श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं। टेडपोल क्या होता है, मेढक का जो बेबी होता है वो गिल्स द्वारा सांस लेता है। ऐसे मेढक जो जमीन के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, त्वचा या स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन मानव क्या करता है, लंग्स के द्वारा सांस लेता है, यानी फेफड़ों द्वारा। मानव किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ों के द्वारा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, लंग्स के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं लंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लंग्स से पढ़ने से पहले समझेंगे कि हवा किस किस रास्तों से अंदर जाती है। तो जिन रास्तों से अंदर जाती है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन ट्रैक यानी श्वसन मार्ग। तो बताइए, सबसे पहले हवा कहाँ गई, नाक में, तो इसे बोलेंगे नासा छिद्र, नासा छिद्र। फिर इसके पीछे देखो, पीछे तो डोर टाइप का दिखेगा ऐसे सपाट सपाट, तो उसे बोलेंगे नासा कपाट। तो यहाँ बोलेंगे नासा छिद्र, नासा कपाट। इसके पीछे नासा छिद्र और पीछे नासा कपाट। उसके बाद मुंह खोलो तो पीछे की जो दीवार आपको दिख रही है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो नासा छिद्र, नासा कपाट और फेरिंग्स। उसके और नीचे आओगे तो लैरिंग्स। उसके नीचे ये उसके नीचे ये ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकियोलिस, फिर एल्वियोली। यहाँ पर समझो, देखो ऊपर क्या क्या चीज़ें निपटा ली हमने। देखो, नाक में नासा छिद्र, और ये नाक में नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके पास यहीं पर आपको मिलेगा क्या, फेरिंग्स। उसके नीचे जस्ट मिलेगा आपको क्या, लैरिंग्स। क्या मिलेगा, लैरिंग्स। फिर ये वाला जो पूरा दिख रहा है ये ट्रैकिया। ये पूरा क्या है, ट्रैकिया। ये पूरा क्या है, ये पूरा है ट्रैकिया। अब ये बट गया ब्रांच में, तो ब्रोंकाई। देखो, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रांच में बट गया। उसके बाद ये जो निकली हुई है, ये जो निकली हुई इसे बोलते हैं ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। उसके बाद ये जो थैली लटक रही इसमें लटका दिया इसे बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ऊपर से फिर से एक बार बोलिए। देखिए, सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके पीछे जब मुंह खोलिए तो पीछे वाली दीवार, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांच में बट गई, ब्रोंकाई, है ना। फिर ये जो ऐसे ऐसे धागे नुमा निकली इसे बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्रोंकियोलिस। उसके बाद इसमें जो थैली लटका दिया इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, हम लोग जब सांस खींच के ले जाते हैं तो वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाती है, यही एल्वियोली में स्टोर हो जाती है। देखिए, टीबी रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है, और इस एल्वियोली के ऊपर ही जो बलगम वगैरह जो जम जाता है ना उसे ही बोलते हैं दमा। क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं। देखिए, नासा छिद्र, नासा के अंदर से सांस गई। उसके बाद नासा कपाट क्या होता है, नासा कपाट में इसे नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। देखिए, जब हवा जाती है अंदर
तो हवा में ये नाक में क्या होते हैं, बाल छोटे छोटे, हवा में धूल कण वगैरह होते हैं, तो ये बाल उसको चिपका लेते हैं, बाल उसको क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। तभी तो जब थोड़े दिन बाद नाक ऐसे निकालो तो ब्लैक ब्लैक टाइप की निकलती है, वो धूल कण होते हैं, है ना। इसीलिए सांस हवा मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में सीधे चली जाएगी, नाक से लोगे तो जो धूल कण होंगे वो नाक में ही क्या होते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी यहाँ पर, उसके बाद ये लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स हम लोग बोलते हैं। तो आवाज़ देखो यहाँ से आती, तो वो कहाँ से आती है, लैरिंग से। उसके बाद ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोलिक, ब्लड, उसके बाद जाएगा ब्लड में, है ना, सांस ये फेफड़ा भेजेगा, पूरे फेफड़ा फिर हार्ट पंप करेगा, ऑक्सीजन मिल के जाएगी ब्लड तक, और फिर वहाँ सेल तक जाएगी, फिर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। उसको आगे समझते हैं। तो पहले एक बार फिर से नाम बताइए, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली। समझ गए कि नहीं। अब आगे हम और समझते हैं। देखिए यहाँ पर भैया क्या होता है, ये हमारा, इसी के आगे से तो हमारा इस तरह ग्रास नली जुड़ी होती, पेट वाली यहीं से जुड़ी होती कि नहीं, इसके नीचे हमारा पेट होता है, होता कि नहीं होता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रास नली किस द्वारा जुड़ी होती है। तो भैया ये जो हमारी ग्रास नली होती है, जो ग्रास नली होती है वो इसके द्वारा, यहाँ पर निगल द्वार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निगल द्वार द्वारा जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन याद रखना, निगल द्वार। तो जो ग्रास नली होती है, जो ग्रास नली ट्रैकिया से निगल द्वार द्वारा जुड़ी होती है, ग्रास नली ट्रैकिया से निगल द्वार द्वारा जुड़ी होती है। अब आप सोचेंगे सर कि हम लोग खाना खाते हैं तो भैया वो पेट की तरफ काहे जाता है, काहे लंग्स में नहीं चला जाता है। तो समझिए यहाँ पर एक लगा होता है लैरिंग्स के आगे, यहाँ पर लगा होता है एपिग्लोटिक्स। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिक्स। इस तरह से ऐसे लगा होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो ऐसे, वो खाना खाते तो इस तरह ऐसे बंद हो जाता है, यानी खाना कहाँ चला जाता है, खाना चला जाता है भैया कहाँ पर, पेट में। और जैसे हम लोग हवा लेते तो इस तरह बंद हो जाता है, माने फाटक समझिए। हवा लिए तो ऐसे, यानी ये इस तरह से है, इस तरह से हवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरह से इधर की ओर बंद हो जाएगा, इसको बंद कर देगा, हवा सीधे चली जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब खाना खाएंगे तो इधर वाला बंद हो जाएगा, खाना इसमें चला जाएगा। बात आई समझ की नहीं। लेकिन भैया हम लोग जब कुछ खाना पीना खाने के टाइम क्या करते रहते, इधर उधर काम करने लगे, मस्त हो गए, हम मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बतिया रहे हैं, फ़ोन आ गया। अब भैया ये यहाँ पर गया, अब एपिग्लोटिक्स बोल रहा ब्रेन से, बताओ ये क्या है, खाना है कि क्या भैया, किधर भेंगे। और ब्रेन उधर है, मस्त है, बता ही नहीं रहा कुछ। अब वो बीच में फंस गया तो खाना जाने लगता है लंग्स की ओर, और लंग्स में नीचे देखता भैया डायफ्राम, अरे कहाँ खाना कहाँ आ रहा है, क्योंकि खाना आकर इसमें एल्वियोली में फंस गया तो निकलेगा भी नहीं, और फटाक से नीचे मारेगा तो तुरंत क्या हो जाता है, फटाक से उल्टी हो जाती है। खाना मतलब जितना खाया था सब बाहर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, खाना खाने के टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए। तो इतनी बात आई समझ में। अब हम लोग समझते थोड़ा और, एक टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। देखिए एक बार में जितनी सांस अंदर ले जाते हैं और जितनी सांस छोड़ते हैं एक बार में, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। फिर समझते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स की कितनी क्षमता है, कितनी एयर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो भैया जो टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC होती है वो 6000 ml या 6 लीटर होती है लगभग। कितनी, 6 लीटर सांस पूरे ऑक्सीजन पूरे हार्ट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है, यानी एक बार कितनी ले जाते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी का लगभग 8% ही हम लोग अंदर ले जा पाते हैं, मतलब लगभग आधा लीटर, लगभग कितना, आधा लीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है भैया, जब सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है किसी को, तो कृत्रिम रूप से वेंटिलेटर पर उसे सांस दिया जाता है ना। तो वो ICU में, तो ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या लेकर जाते हैं, नाइट्रोजन भी लेकर जाते हैं। जो समुद्र में ऊपर ऊपर गहराई पर जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जो अधिक गहराई पर जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होती है। वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी चढ़ाई जाती है, प्योर ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया जाता, वरना आदमी मर जाएगा। वयस्क मानो एक बार में 14 से 18 बार सांस लेते हैं। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें ऊर्जा मिलती है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद। पहले देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। सांस लंग्स तक आ गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब लंग्स पहुंचाएगा इसको बॉडी की सेल्स तक, तो वहां पर हमें ऊर्जा मिलेगी, तो वो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी फेफड़े द्वारा एक्सटर्नल, और फिर और सेल द्वारा क्या होता है, इंटरनल, यानी बाह्य श्वसन होता है फेफड़े द्वारा, आंतरिक श्वसन होता है सेल द्वारा। आंतरिक श्वसन से याद रखना हमें ऊर्जा मिलती है, हमें श्वसन नहीं करते हैं। तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इससे एनर्जी मिलती है, सेल में होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसे ही बोलते हैं। देखिए ये 2 तरह का होता है, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सी, नहीं जरूरत है तो अनाक्सी। एरोबिक, एयर की जरूरत है, नहीं है तो एनारोबिक, याद रहेगा। देखिए ये होता है सेल, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में देखिए हम लोग खाना पीना खाए तो लास्ट में टूट फूट कर क्या बना, ग्लूकोज, सभी कोशिकाओं तक पहुंच चुका है, तो ये ग्लूकोज भोजन से प्राप्त हुआ है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहते हैं।
इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, जो लास्ट में टूट के बनेगा उससे मिलेगी। तो देखिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी मिलते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोज टूट के बनता क्या है? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड बनते कितने? 2। देखिए दोस्त, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी थे, लेकिन खर्चे होते सिर्फ 2 एटीपी। जैसे आपको कोई घर में पैसे दे, भैया 10 रुपए के जाओ बीड़ी तंबाकू को ले आओ, तो 2-4 रुपए बच गए कि नहीं? तो आपका गेन हो गया। तो वैसे भैया 4 एटीपी थी आपके पास और 2 ही तोड़ने में लगे, तो बच गए कितने एटीपी? गेन हो गया कितने का? आपको 2 का। इस पूरे सिस्टम को बताया था 3 साइंटिस्टों ने मिलकर। उनका पहले नाम था ई से, एक का नाम था एम से, एक का नाम था पी से। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ईएमपी पाथवे। भैया इसका फुल फॉर्म मत याद रखना, अंग्रेजों का नाम है, बहुत खतरनाक नाम है। बस आपको शॉर्टकट में ऐसे पूछ लेता ईएमपी पाथवे, तो इसे याद रखना। इसके बारे में बताया था ईएमपी पाथवे। अब देखिए ये टूट फूट कर अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड भैया लास्ट में टूटा तो पायरुविक एसिड में, तो भैया पायरुविक एसिड यहाँ आया। 2 पायरुविक एसिड बने थे, एक पायरुविक एसिड से 18 एटीपी मिलती है हमें, दूसरे से भी 18 जोड़ोगे तो 36 एटीपी। अब भैया 36 एटीपी और इधर का 2 एटीपी जो बचा था जोड़ दो, 38 एटीपी। और 38 एटीपी बराबर ही क्या होता है? ऊर्जा। 38 एटीपी से क्या होता है? ऊर्जा, है ना। और इसके बारे में बताया था क्रेब्स ने, तो ये इससे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल, और ये क्या हो जाता है? ईएमपी पाथवे। अब एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हुआ? लंग्स में। सबसे पहले सांस कहाँ है? नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वेली हो गया। इसके नीचे डायाफ्राम होता है। देखिए डायाफ्राम का काम करता है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे, सांस ऊपर छोड़े तो डायाफ्राम ऊपर चला जाता है। बात आई है ना। यानी कि निःश्वसन की क्रिया में सांस को बाहर करने में लगभग 75% योगदान किसका होता है? हमारे लंग्स का होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन सेल में होता है। सेल को तो सेल में ग्लूकोज खाना पीना टूट टाट के आया कहाँ पर? कोशिका द्रव में। तोड़ने के लिए 4 एटीपी। ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एटीपी गेन 2 का हो जाता है। और इधर भैया 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से 38 एटीपी, दूसरे से भी 38 एटीपी, 2 गेन जोड़ दो, 38 एटीपी है। 38 एटीपी बराबर क्या होता है? ऊर्जा होता है ना। तो आई होप आपको पसंद आया दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।